जय हिंद साथियों। मैं आपका भाई सूरज जुड़ चुका हूँ फिर से आपके अपने परिवार अपडेट आईटीआई करियर में। प्यारे साथियों, आज हम आप लोग के साथ जो जुड़े हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ जुड़े हैं जो कि निकल कर आ रही है आईओसीएल की तरफ से, मतलब कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, तो इसमें आप लोग को क्या वैकेंसी देखने को मिल रही है, किन किन लोगों को इसमें फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया गया है, या तो आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और आप इस फॉर्म को कब से कब तक फिलअप कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो के तहत बताने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप वीडियो में पूरा शुरू से अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए और मैं आपको नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद सारी डिटेल को समझाने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि हम अभी आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं द एनर्जी ऑफ इंडिया इंडियन ऑयल। ठीक है, तो इंडियन ऑयल को एनर्जी ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे मैं बता दूं कि किन किन बच्चों को, किन किन लोगों के लिए ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई या तो बीएससी या तो डिग्री या तो डिप्लोमा, इन सभी क्वालिफिकेशन में कोई एक सा भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये मैं सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि आपको कब से कब तक फॉर्म को फिलअप करना है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास क्या क्या होने चाहिए, इसके बाद आपको पे स्केल जो दिया जाएगा वो पे स्केल क्या होने वाला है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब आप इंडियन ऑयल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो आपको नीचे स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ साइड में नीचे दिख जाएगा इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक सेक्शन दिखने वाला है व्हाट्स न्यू। व्हाट्स न्यू में आप जब नीचे देखेंगे तो एक जगह आपको दिखाई देगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन रिफाइनरीज एंड पाइपलाइन डिवीजन। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन आपको जारी किया गया ये कल के डेट में जारी किया गया, जिसमें कि रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल ऑफ रिफाइनरी एंड पाइपलाइन डिवीजन की तरफ से ये वैकेंसी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं डेट 2024 का डेट दिया गया है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक अलग प्रकार का नोटिफिकेशन पेज खुलकर आ जाएगा और जिसमें आपको नोटिफिकेशन दिए रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ तो यहाँ पे आपको दिया गया रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन रिफाइनरी एंड पाइपलाइन डिवीजन 2024। अब इसके बाद कुछ अलग अलग आपको पीडीएफ दिया गया है, जो पीडीएफ में अलग अलग बातें बताई गई है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, मतलब कि अगर आप एडवर्टीजमेंट को, नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आप कैसे अप्लाई करेंगे तो क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए तो SC ST में अगर आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि उसका फॉर्मेट आपको यहाँ दिया गया है। इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड करके SC ST अपना सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगे। ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब कि ओबीसी में अगर आते हैं एनसीएल के तहत तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको डिक्लेरेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आगे अगर बता दें तो आगे बहुत सारे पीडीएफ दिए गए। EWS इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट, EXSM मतलब कि एक्स सर्विसमैन जो होंगे उनके लिए सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयड फॉर ऑफिशियल फॉर्मेट ये मिलेगा एक्स सर्विसमैन के लिए। अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट्स अप्लाइंग द सिविल पोस्ट एक्स सर्विस कैटेगरी। ठीक है, तो अलग अलग आपको पीडीएफ मिलेगा। बहुत सारे पीडीएफ दिए गए हैं जिसमें कि आपको आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारी डॉक्यूमेंट की आपकी यहाँ पे जानकारी दी गई है, जो कि हमने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं आप बता दूं कि आपको यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके हम आपको बताने वाले हैं कि किन किन बच्चों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये सारी बात मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले एडवर्टीजमेंट पे आप क्लिक करेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। हमने ये डाउनलोड कर लिया नोटिफिकेशन, आप भी डाउनलोड कर लेंगे और अपने से नोटिफिकेशन को एक बार सेल्फ रीड कर लेंगे ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बाकी हम आपको सारी बातें समझा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी एंड पाइपलाइन डिवीजन, मतलब कि इंडियन ऑयल की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है। और ये एडवर्टीजमेंट जो दिया गया, एडवर्टीजमेंट NOS गुवाहाटी की तरफ से, बरौनी की तरफ से, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया। ठीक है, तो सभी जगह के लिए अलग अलग आपको एडवर्टीजमेंट नंबर है। गुवाहाटी के लिए आप GRP रिसेक्ट 24 देख सकते हैं, बरौनी के लिए BRHR रिसेक्ट और 2425 देख सकते हैं। गुजरात के लिए अलग एडवर्टीजमेंट नंबर है, हल्दिया के लिए अलग एडवर्टीजमेंट नंबर है। आप जहां से भी फिलअप करना चाहते हैं फॉर्म को उस तरीके से आपको अलग अलग एडवर्टीजमेंट नंबर देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसके बाद आप डेट्स देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो 20/7/2024 को जारी किया गया था, लेकिन ऑफिशियल ये कल के डेट में जारी किया गया। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव
पर्सनल। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है हम वो चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड IOCL इज डिजर्फाइड इंटरेस्टेड एनर्जी मेजर विद द फैशंस इन ऑयल गैस पेट्रोकेमिकल एंड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। ये IOCL के बारे में कुछ कुछ बातें बताई गई कि IOCL जो है एनर्जी का सोर्स है और ये हमें केमिकल और पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में हमें मजबूत बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये IOCL के बारे में बताया गया कुछ कुछ बातें। अब आपके लिए जो ज़रूरत की चीज़ है, तो 4 रिफाइनरी डिवीजन, मतलब कि रिफाइनरी डिवीजन में जो वैकेंसी आई है उसके लिए इन द पे स्केल, सबसे पहले पे स्केल की बात कर ली गई है। पे स्केल जो दिया गया आपको 25,000 से 1,05,000 तक के बीच में आपका पे स्केल बताया गया है। और उसके बाद 4 पाइपलाइन डिवीजन के लिए बता दें तो पाइपलाइन डिवीजन के लिए बताया गया यहाँ पे, तो वो भी 25,000 से 1,05,000 के बीच में बताया गया। अब पोस्ट कोड अलग अलग दे दिया गया कि पोस्ट कोड 201, 208 और इसके अलावा जो पाइपलाइन डिवीजन है उसमें 301, 302, 303 इनके लिए अलग से पे स्केल बताया गया। ठीक है, और कोड नंबर 4 के लिए आपका अलग से बताया गया। तो मतलब कि सभी कोड को भी डिफाइन कर दिया गया कि कितना वैकेंसी, कितना आपको पे स्केल दिया जाएगा। इसके बाद सभी का जो डिटेल वाइज पोस्ट दिया गया वो दिया गया, नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन फॉर द रिफाइनरी डिवीजन, मतलब कि रिफाइनरी डिवीजन में आपको कितने पोस्ट कहाँ से दिए गए हैं और फिर जाके आपका जो है रिजर्वेशन कितना दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर देख सकते हैं 201 पोस्ट कोड में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट लेवल 4 के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। गुवाहाटी में अगर बात करें तो 19 सीट पे वैकेंसी आई है, बरौनी में 21 सीट पे वैकेंसी आई है, गुजरात में 40 सीट पे वैकेंसी देखने को मिल रही है, हल्दिया में करें तो 23 सीट मिल रही है और मथुरा में 19 सीट मिल रही है। PRPC पानीपत में 16 सीट, दिग्बोई में 24 सीट मिल रही है और बोनगागोन में 29 सीट और पारादीप में 7 सीट। इस हिसाब से आप टोटल सीट की बात करेंगे तो बहुत सारी सीट देखने को मिल रही है। उसके बाद 202 पोस्ट के लिए अगर बात करें पोस्ट कोड की लिए तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट 4 के लिए PNU, तो जिसमें अलग अलग जगह के लिए अलग अलग आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ डिटेल वाइज आपको कहीं ना कहीं दिखाया गया है। ठीक है, सभी कैटेगरी में आप यहाँ पे कैटेगरी भी देख सकते हैं कि टोटल आपका पोस्ट जो दिखाया गया, तो टोटल पोस्ट भी दिखाया जा रहा है और किस कास्ट में आपको कितने वैकेंसी है वो भी सारी डिटेल में आपको यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तो सारी आपको पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग दिया गया है 204 में, आप देख सकते हैं। फिर जाके आगे ये पूरा डिटेल दिया गया है। ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, आपको नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। हम ज़्यादा बताएंगे तो यहाँ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 205 पोस्ट के लिए देख लें तो पूरा आपका पोस्ट जो है तो अलग अलग डिवीजन में, अलग अलग डिवीजन के हिसाब से टोटल पोस्ट अलग अलग दिए गए हैं और यहाँ पे इधर साइड में आपको कहीं ना कहीं इसका कास्ट वाइज बंटवारा भी कर दिया गया कि किस कास्ट में आपको कितना वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो ये आपका जो था आपके पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग सारे आपको डिटेल दिए गए थे आपके कास्ट के कैटेगरी के अनुसार। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यू आर अनरिजर्व EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन SC ST वाले बच्चों के लिए, जो कि है कि आपको बेंच में डिसेबिलिटी अगर है PWD में आते हैं तो मल्टीपल डिसेबिलिटी रेफर नंबर 3 एडॉप्टेड बिलो, मतलब कि तीसरे पॉइंट में आपको एक नोटिफिकेशन दिया गया जिसको आपको सही से पढ़ लेना है। ठीक है, जो बच्चे कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। तो रिजर्वेशन में आपको बताया गया रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन EXSM शैल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, मतलब कि अगर इंडियन गाइडलाइंस जो है उसके अकॉर्डिंग आप एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए क्या प्रावधान है, ये सारी बातें नीचे दी गई है, आप नीचे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर में आपको दिया गया पोजीशन आर ऑपरेटेड विथ वर्क एंगेजमेंट्स इन 1 और 2 ईयर 3 शिफ्ट। ये सारी बातें बताएगी कि अगर आप कहीं पे वर्क करते थे तो आपका जो वर्किंग पीरियड था वो 1 से 2 साल का होना चाहिए और उसके बाद आपने 3 शिफ्ट में काम किया है कि नहीं किया है वो सारी आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्लूडेड अबव द टेंटेटिव एंड मेन इंक्रीज, तो मतलब कि आपको नंबर जो वैकेंसी दिया गया है टेंटेटिव है, ये इसमें इंक्रीजमेंट भी देखने को मिल सकता है या तो आपका प्रमोशन आगे भी होते जाएगा। ये सारी बातें आपको इसमें बताया गया। ठीक है, उसके बाद तीसरे पॉइंट में बोला गया था कि जो डिसेबिलिटी में आते हैं PWD वाले बच्चे आते हैं तो पेट्रोलियम रिफाइनरी बीइंग ए कॉम्प्लेक्स ए hazard प्रोसेस कैंडिडेट्स बिलोइंग द पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैटेगरीज 40% हायर, तो मतलब कि आपके पास जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होगा वो कहीं ना कहीं आपके पास 40% से ज़्यादा का डिसेबिलिटी होना चाहिए, तभी जाके आपको
इसके लिए मान्यता दिया जाएगा कि मतलब कि आपको डिसेबिलिटी कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर आपके पास 40% से कम है तो आपको डिसेबिलिटी के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तब आप जनरल के कैटेगरी में आ जाएंगे। नॉर्मल आपका जो कास्ट होगा उस कास्ट के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। द राइट्स ऑफ पर्सनस विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जो कि 2016 के तहत आपको बताया गया कि मोर देन 40% होगा तभी आप डिसेबिलिटी के लिस्ट में आएंगे, अन्यथा आपको डिसेबिलिटी के लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। और आपके पास ये भी बताया गया कि डिसेबिलिटी में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जिसमें कि अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, तभी आपको डिसेबिलिटी वाले क्षेत्र में रखा जाएगा, आपको डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में रखा जाएगा। तो पी मतलब कि लो विजन होना चाहिए, PH मतलब कि हार्ड एंड हियरिंग, PL फिर जाके मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, या तो P होना चाहिए फिजिकल, या तो विजन, या तो हेयरिंग, किसी भी प्रकार का होगा तो आपको यहाँ पे बताया गया कि आपको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में रखा जाएगा। ओके, इसके बाद बता दें कि नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन, मतलब कि रिजर्वेशन वाले बच्चों के लिए कितना पोस्ट रखा गया है। तो इसमें भी आपको सीट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज आपको अलग अलग सीटें दी गई है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रिकल के लिए ERPL बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में, हरियाणा में, पंजाब में, उड़ीसा में, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ये अलग अलग जगहों पे आपको कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को मिल रहा है। कहीं पे एक सीट, कहीं पे एक सीट, फिर जाके एक एक, फिर 2 सीट मिला है आपको उड़ीसा में। तो इस तरीके से आपको गुजरात में 6 सीट देखने को मिल रहा है। तो रिजर्वेशन वाले बच्चों को एक एक सीट, या तो कहीं कहीं 2 2 3 3 सीट देखने को मिल रहा है, ठीक है। पोस्ट कोड भी इधर दिया गया है और इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए भी दिया गया है, और हर एक जगह का डिवीज़न का नाम दिया गया, और पोस्ट में वैकेंसी कितनी है ये सारी बातें आपको बताई गई है। अगर कास्ट में आप देखना चाहें कि किस कास्ट में आपका वैकेंसी आ रहा है, तो ये कास्ट भी आप इधर देख सकते हैं। अगर आपके कास्ट में नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। ओके, इसमें भी नॉन रिजर्वेशन के लिए बताया गया कि आप अगर रिजर्वेशन में आते हैं तो आपके पास क्या क्या बातें होनी चाहिए, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे लिख कर बताया गया है। ओके, इसके बाद आपको क्या क्या काम करवाए जाएंगे, क्या क्या पोस्ट होगा, आपको यहाँ पे डिटेल वाइज दिया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को खुद से पढ़ लेंगे। इसके बाद जरूरी की चीज़ जो है वो क्वालिफिकेशन, पैरामीटर एंड वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, या तो वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या क्या बातें हैं। तो सारी इसेंशियल क्वालिफिकेशन हम आपको बता देते हैं। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, पैरामीटर ऑफ रिफाइनरी डिवीजन, मतलब कि रिफाइनरी डिवीजन में आपको क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 के लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, पेंटोकेमिकल इंजीनियरिंग, या तो केमिकल टेक्नोलॉजी एंड रिफाइनरी एंड पेंटोकेमिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का होना चाहिए। और जाके 3 साल के बाद अगर BSc आपने किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, तो जाके आपको कहीं ना कहीं इसमें मौका दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया है कि आपको जो यूनिवर्सिटी से मार्क्स प्राप्त हुए, कम से कम 50% मार्क्स प्राप्त होने चाहिए, वो भी जनरल, EWS और OBC वाले कैंडिडेट को, और 45% होने चाहिए SC ST वाले कैंडिडेट्स को, तभी जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज भी आपको दे दिया गया है कि अगर BSc वाले बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो 50% होना चाहिए जनरल वाले, OBC वाले बच्चे, EWS वाले बच्चों को, और SC ST वालों को 45% आपको मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट कोड 202 के लिए जूनियर इंजीनियरिंग के लिए रिफाइनरी यूनिट्स में आपको जो सारी बातें कही गई है ये देख सकते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और मैट्रिक्स विथ ITI फीटर ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स, मतलब कि आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आपका इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने मैट्रिक विथ ITI किया है तो ITI में आपको फीटर ट्रेड को कहीं ना कहीं मौका दिया गया है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर BSc वाले बच्चे हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से आपका कहीं ना कहीं BSc होना चाहिए, तभी जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब कि BSc वाले बच्चे भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। BSc वाले बच्चे कर सकते हैं। उसके बाद ITI वाले बच्चे कर सकते हैं। ITI में आपको कहीं ना कहीं किसको मौका दिया गया, तो फीटर को मौका दिया गया है, और उसके बाद डिप्लोमा वाले बच्चे को मौका दिया गया, ठीक है। तो डिप्लोमा वाले बच्चे को मौका दिया गया। इसके बाद आगे की बात कर ले तो आगे अलग अलग पोस्ट दिया गया। अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन, जूनियर इंजीनियरिंग के लिए असिस्टेंट 4 PU लेवल पे, तो 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या तो यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल EWS वाले बच्चों को, और 45% मार्क्स होना चाहिए SC ST वाले बच्चों को, जो कि मैंने पीछे ही आपको बता दिया है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया। तो ये सारी क्वालिफिकेशन आपको डिप्लोमा में मांगा जा रहा है, हर एक में डिप्लोमा कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। और कुछ कुछ सीटों में क्या किया गया है, तो ITI में फीटर ट्रेड को मौका दिया गया है। तो ये चीज़ आप पढ़ लेंगे अपने से, अगर आप इस ट्रेड में आते हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो
ITI वाले बच्चे जो कि 10th में और ITI में कहीं ना कहीं उनका 50% से अधिक मार्क्स है तो वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिप्लोमा में अगर बच्चे हैं तो डिप्लोमा में अगर उनका सेमेस्टर वाइज है तो वो चीज़ आगे बताया गया, वो हम आपको डिटेल वाइज बताने वाले हैं। डिप्लोमा वाले बच्चे के लिए कुछ खास भी बात रखी गई है। BSc में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिकल से अगर BSc पास कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी जानकारी है आपको। इसके बाद आपको बोला गया इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग या तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी, मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया, जो कि हम आपको बताने की कोशिश कर देते हैं। लेवल 1 मतलब कि पोस्ट कोड जो 301 है उसमें भी आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए बोला गया, उसमें भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस का। तो इसके बाद आपका ट्रेड यहाँ पे दिया गया कि किन किन ITI वाले बच्चों को मौका दिया गया, तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फीटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट मशीनिस्ट और मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिकल कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, टर्नर, वायरमैन, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारे ट्रेड हैं जो कि आपको ITI बेस पे आपको कहीं ना कहीं मौके दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा BSc ITI इन ब्रांच, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। सब्जेक्ट एज सर्टिफाइड एग्निस्ट रिस्पेक्टिव पोस्ट एवब विल ओनली बी कंसीडर्ड एज द एलिजिबल क्वालिफिकेशन। अगर इस क्वालिफिकेशन को आप अपने पास रखते हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको पूरा डिटेल में बताया गया है। ITI में आपको बताया गया कि ITI में कम से कम आपका 2 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। 2 साल का अगर ड्यूरेशन रखते हैं वो भी NCBT या तो SCBT से, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको दिया गया है। मैंने बताया था प्यारे साथियों कि आपको डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन दिया गया है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि डिप्लोमा वाले के लिए एक अलग से क्राइटेरिया रखा गया। जो क्राइटेरिया जो है कि आपको टोटल ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन ईच सेमेस्टर, अगर आपका एग्जाम जो सेमेस्टर वाइज में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपका एवरी सेमेस्टर वाइज एग्जाम इज कंडक्टेड, आपका एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए और आप उसमें पास होने चाहिए। और ईयरली वाइज है तो ईयरली वाइज होना चाहिए। उसके बाद आपको बोला गया है कि उसके बाद टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सेमेस्टर, मतलब कि आपने टोटल मार्क्स का कितना का एग्जाम दिया तो ये आपको कैलकुलेशन करना है। उसके बाद इंटू में इधर आप 100 देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपना कैलकुलेशन करेंगे कि आपने कितना मार्क्स कंसीडर किया, ठीक है। और उसके बाद आपको जब परसेंटेज पता चलेगा उसके बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल नॉट बी राउंडेड ऑफ द नेक्स्ट हायर होल नंबर, एग्जाम्पल 59.99 विल बी थ्रेटेड एज लेस देन 60। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका डिप्लोमा में अगर आप अपने परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद अगर आपका परसेंटेज 59.99 भी आता है तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से थ्रेटेड कर दिया जाएगा, मतलब कि हटा दिया जाएगा, क्योंकि आपका बिलो रहेगा 60% से, मतलब कि 0.1 का भी आपको छूट नहीं दिया जाएगा। आपका 60% अगर मार्क्स है तभी जाके आप इस फॉर्म को फिलअप करें और फिलअप करने के बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आपका 59.99 भी है तो आपको नहीं रखा जाएगा, आपको डिपार्टमेंट की तरफ से थ्रेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको बोला गया पोस्ट क्वालिफिकेशन, पोस्ट वाइज वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया एंड रिफाइनरी डिवीजन, मतलब कि किसको क्वालिफिकेशन की जरूरत है और किसको एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये बात आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट लेवल 4 के लिए मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन ऑपरेशंस ऑफ पंप हाउस, फायर हीटेड, कंप्रेसर। तो ये सारी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 के लिए एप्लीकेशन करने वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ओके, उसका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट लेवल 4 के लिए नो फर्दर एक्सपीरियंस शैल बी रिक्वायर्ड, मतलब कि आपको नहीं मांगा गया आपका एक्सपीरियंस। उसके बाद तीसरे पे देखेंगे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट लेवल 4 के लिए जो 203 कोड में आता है, तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया, ठीक है। डिवीजन आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन या तो फिर जाके ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद मोटर, ACB, PVC, इस सब चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया, ठीक है। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या क्या मांगी गई है, तो जूनियर इंजीनियर में देख सकते हैं 204 पोस्ट के लिए मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो भी एक्सपीरियंस के साथ। तो मतलब कि 1 साल का कहीं ना कहीं हायर क्वालिफिकेशन आपको एक्सपीरियंस के तौर पे मांगा गया कि आपने जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट में आपका कम से कम मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करें, तभी जाके आपको कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, अगर आप जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कॉपी ऑफ ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, पे स्लिप्स एंड इंक्रीमेंटल लेटर, रिसीविंग लेटर, डिजिग्नेशन नेचर एंड एक्सपीरियंस ETC, मतलब कि आप जो जिस
कंपनी में वर्क कर रहे थे, आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो ऑफर लेटर जो आपने जिस तरह से ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, पे स्लिप होना चाहिए, उसके बाद इंक्रीजमेंट लेटर होना चाहिए कि आप में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, कि आपने जिस ज्वाइनिंग पे जिस पोस्ट पे ज्वाइन किया क्या आपने प्रमोशन कर पाया। तो ये सारी स्लिप अगर आपके पास है तभी जाके आपको कहीं ना कहीं एलिजिबल माना जाएगा। तो ये सारी बातें थी। रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे बताया गया कि SC ST वाले बच्चों को किस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि आपको फॉर्म को सारा डाउनलोड कर लेना और उसके बाद उसको ऑथराइज करा लेना, मतलब कि वेरीफाई करा लेना, तभी जाके आप इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो पाएंगे। तो SC ST वाले बच्चों के लिए क्रीमी लेयर में आते हैं तो क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट्स वाले रिलैक्सेशन विल बी टर्म्स ऑफ नंबर इंडिकेट्स एबव, ठीक है। ये सारी बातें हमने आपको ऊपर ही बता दिया। तो नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, इतना अगर हम बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके बाद आपको हम बता दें कैंडिडेट प्रोसेसिंग वर्क एक्सपीरियंस कब से कब तक का होना चाहिए, 100 बातें यहाँ पे बताई गई, ठीक है। तो JEA 27, 32 और 30, ठीक है। तो एज रखा गया है कि आप 27 साल तक होते हैं EWS में, तो आपको 27 साल रखा गया है। उसके बाद 32 साल SC ST वाले बच्चों को, और NCL वाले बच्चों को, मतलब कि OBC NCL वाले बच्चों को 30 साल तक कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दिया गया है कि आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एज बताई गई है। उसके बाद आप आगे भी देख सकते हैं कि किन बच्चों को कितना कितना एज रखा गया है। तो SC ST वालों को 42 या तो 44 ईयर रखा गया है। ये आपकी पोस्ट देखने को मिल रहा है इधर, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हैं कि इधर अगर आपके पास एज रिलैक्सेशन है तो आपका एज जो एक्सटीड भी कर दिया जाएगा। तो 31 से 36, फिर 34 अपने कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। सारी नोटिफिकेशन को हम दे देंगे आपको। यहाँ पर टोटल वाइज दिया गया है। तो जनरल में अगर आप आते हैं तो 36 साल तक आपका एज रिलैक्सेशन के बावजूद भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। SC ST में 41 तक, और OBC में अगर आते हैं तो 39 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटीड किया गया किसको, तो 29 को जनरल से 29 को एक्सीड किया गया है, 32 से OBC NCL को एक्सीड किया गया है, और 34 साल SC ST वाले बच्चों को 34 साल से एक्सीड करके 39 साल पे रखा गया, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन था जो कि IOCL की तरफ से निकल कर आ रही थी, जो कि हमने बता दिया। नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, जो ज़रूरत की चीज़ें थी हमने आपको बता दिया है। अब टेंटेटिव डेट की बात कर ले कि जो आप फॉर्म को कब से फिलअप कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी की चीज़ है जो कि हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए ज़रूरत की डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 22/7/2024 से 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जो कल की डेट की बात करें तो 22/7 से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, मतलब कि इसका एप्लीकेशन जो आप कब तक कर सकते हैं, तो 21/8/2024 तक कर सकते हैं। मतलब कि 1 मंथ का कहीं ना कहीं टोटल समय दिया गया है। उसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द इशूइंग फॉर एडमिट कार्ड्स, मतलब कि एडमिट कार्ड कब इशू किया जाएगा, तो 10/9/2024, मतलब कि 9वें महीने में सितंबर में आपको कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसका डेट भी आपको कहीं ना कहीं अनाउंस कर दिया गया है। टेंटेटिव मंथ ऑफ कम्पिटिटिव बेस्ड टेस्ट, मतलब कि आपका टेस्ट कब लिया जाएगा, तो वो भी सितंबर माह में ही बोला जा रहा है कि सितंबर माह में ही आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। उसका लाइकली शेड्यूल फॉर द पब्लिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट, मतलब कि आपका रिजल्ट कितने दिनों में आ जाएगा, तो रिजल्ट के लिए बोला गया बाय 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, मतलब कि 1 महीने का समय ये ले रहे हैं। और ये तीसरे वीक में कहीं ना कहीं अक्टूबर में आपका रिजल्ट भी जारी करने की बात IOCL के द्वारा कही गई है। तो ये आपका टेंटेटिव डेट था जो कि हमने आपको बताया कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाले हैं, जिसमें कि आपको डेट कब से फॉर्म भरा जाएगा, तो वो कल से डेट हो चुका है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट डेट कब है, तो 21/8/2024 को। टेंटेटिव शेड्यूल जो है एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा, तो 10 तारीख तक। और सेमेस्टर वाइज सितंबर में आपका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा, और फिर तीसरे वीक में, अक्टूबर के तीसरे वीक में रिजल्ट भी जारी करने की बात कही गई है। तो ये सारी जानकारी थी जो कि हमने आपको बताया। तो आशा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। और यहाँ पे आप डिवीज़न देख सकते हैं कि डिवीज़न कहाँ कहाँ से पूरा पोस्ट का डिवीज़न आया, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेंगे, हम टेलीग्राम पे दे देंगे ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए खुद से सेल्फ रीड करने के बाद। तो ओके, हम आशा करते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आएगी, अच्छी लगी होगी। तो इस फॉर्म को आप अगर एलिजिबल हैं, आपके पास ये क्राइटेरिया आप फिल करते हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। इतनी बल्क में वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है जो कि सभी रिफाइंड डिवीजन से निकल कर आ रही है। तो अच्छा मौका है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करें और अपने सिलेक्शन को पक्का करें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ, अगले वीडियो में अच्छी नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।